आज इस वीडियो में बात करेंगे जैसे प्लास्टिक एनीमिया के बारे में। ठीक है, प्लास्टिक एनीमिया के क्या होता है, ठीक है, प्लास्टिक एनीमिया के कारण और प्लास्टिक एनीमिया के निदान और प्लास्टिक एनीमिया के इलाज कैसे किया जाता है। ठीक है, इस वीडियो में यही बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। ठीक है, बता दूं कि प्लास्टिक एनीमिया क्या होते हैं। ठीक है, बता दूं कि शरीर में रक्त बनने वाली की प्रक्रिया चलती रहती है और यह रक्त कई तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। जब हमारा शरीर पर्याप्त मात्रा में नई रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करना बंद कर देता है तो उस स्थिति में अप्लास्टिक एनीमिया की समस्या होनी शुरू हो जाती है। ये भी दिखाते हैं कि यह स्थिति कई प्रकार की समस्याओं का कारण बन सकती है। अप्लास्टिक एनीमिया के रोगी को हमेशा थकान का अनुभव होता है। इतनी ही नहीं, इससे संक्रमण और अनियमित रक्तस्राव का भी खतरा बढ़ जाता है। इसमें देखा जाता है जैसे प्लास्टिक एनीमिया एक प्रकार की दुर्लभ और गंभीर समस्या होती है जो किसी भी की उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। ठीक है, कुछ लोगों को यह दिक्कत अचानक शुरू होती है जबकि कुछ लोगों को यह धीरे धीरे विकसित होती है और समय के साथ गंभीर भी होने लगती है। ठीक है, इसके साथ ये भी देखा जाता है जैसे कि बोन मेरो के भीतर स्टेम कोशिकाओं को होने वाली क्षति के कारण प्लास्टिक एनीमिया की समस्या आती है। क्या होता है कि बोन मेरो हड्डियों के भीतर मौजूद ऊतक होता है। इस स्थिति में पहले की अपेक्षा बोन मेरो से लाल रक्त कोशिकाओं, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट का उत्पादन कम हो जाता है। और ये भी देखा जाता है जैसे कि बहुत से विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्थिति का प्रमुख कारण जैसे ऑटो इम्यून विकार भी होता है। इसमें आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी बोन मेरो के भीतर स्टेम कोशिकाओं को नष्ट करने लगती है। ठीक है, ये भी देखा जाता है जैसे कि कई प्रकार की बीमारियों के कारण स्टेम कोशिकाओं की क्षति पहुंच सकती है। ये भी देखा जाता है कि इसका प्रमुख कारण माता पिता से मिलता है। आनुवांशिक जीन, कुछ विशेष दवाओं का प्रभाव अथवा वातावरणीय प्रभाव भी हो सकता है। बता दूं कि ये भी देखा जाता है जैसे कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ये दिखाया है कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में फॉर रेयर एंड डिसऑर्डर NORD के अनुसार अमेरिका में हर साल बता दूं कि 500 से 1000 मामले सामने आते हैं। किशोरों और वयस्कों में यह समस्या सबसे आम बात है। अब बात करते हैं कि प्लास्टिक एनीमिया किसी व्यक्ति को हो गया, ठीक है, तो उसको क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा। बता दूं, इसे लक्षण में होगा जैसे समान तौर पर प्लास्टिक एनीमिया के लक्षण नज़र नहीं आते हैं, लेकिन बहुत सारे लक्षण भी दिखने को मिलता है जो इसकी आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे कि थकान, सांस की दिक्कत होना, हृदय की गति अनियमितता होना, ठीक है, त्वचा का पीला पड़ना ये भी होता है, बार बार संक्रमण होना या नाक या मसूड़ों से खून आना, चोट लगने पर लंबे समय तक रक्तस्राव होते रहना, त्वचा पर लाल लाल चकत्ते होना, चक्कर आना, सिर और बुखार होना। ठीक है, ये सब होते हैं लक्षण। ठीक है, प्लास्टिक एनीमिया के। और ये भी देखा जाता है जैसे कि किसी अब बात करेंगे जैसे कि ये देखा गया लक्षण। अब बात करेंगे जैसे कि प्लास्टिक एनीमिया के कारण क्यों होता है। बहुत सारे कारण हो सकता है, जैसे हेपेटाइटिस की वजह से हो सकता है, ये हो सकता है गर्भावस्था के दौरान भी हो सकता है, रूमेटाइटिस आर्थराइटिस के वजह से भी या कैंसर की वजह से भी हो सकता है ये सब। ठीक है, बता दूं क्या होता है कि इसमें देखा जाता है कि ये प्लास्टिक एनीमिया के कारण होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि NORD के शोधकर्ताओं का मानना है कि प्लास्टिक एनीमिया का मुख्य कारण ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, इसमें से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली स्वस्थ बोन मेरो कोशिकाओं पर हमला कर देती है। डॉक्टरों का मानना है जैसे कि प्रतिरक्षा प्रणाली की इस प्रकार प्रतिक्रिया के बहुत सारे हो सकते हैं कारण। ठीक है, जैसे प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, डिस्ट्रेजन और कीटनाशक बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली बेंजीन नामक रसायनों के संपर्क में आने के कारण भी हो सकता है। दूसरा का ये भी हो सकता है जैसे कीटनाशकों के संपर्क में आने के कारण भी हो सकता है। नॉन वायरल हेपेटाइटिस की वजह से भी हो सकता है आपको, या कीमोथेरेपी या फेनिकॉल के दवाओं के कारण, या हेपेटाइटिस या गर्भावस्था के दौरान, या रूमेटाइटिस या आर्थराइटिस या ल्यूपिस की वजह से हो सकता है आपको। ये भी देखा जाता है कैंसर की वजह से भी आपको हो सकता है।
ये बता दूं कि अन्य कई प्रकार के संक्रमण के कारण भी आपको एक डिजीज हो सकता है। इसमें देखा जाता है कुछ लोगों में पैराक्सिमोल नॉन न्यूट्रल हीमोग्लोबिनूरिया नामक एक दुर्लभ विकार भी देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि इस विकार के कारण लाल रक्त कोशिकाएं जल्दी टूटने लगती है। इसके कारण भी एप्लास्टिक एनीमिया विकसित हो सकती है। इसके बाद क्या होता है कि इसके अलावा कुछ लोगों में आनुवांशिक रूप से फैनकोनी एनीमिया की भी शिकायत देखने को मिलती है, जो बाद में एप्लास्टिक एनीमिया को विकसित कर देती है। अब बात करते हैं कि एप्लास्टिक एनीमिया के निदान कैसे किया जा सकता है। निदान करने के लिए बहुत सारे तरीका हो सकते हैं, ठीक है, जैसे खून की जांच करके चढ़ा सकते हैं, बोन मेरो बायोप्सी की वजह से, ठीक है। बता दूं कि कैसे होता है कि एप्लास्टिक एनीमिया के लक्षण स्पष्ट नहीं होते हैं, लेकिन क्या होता है कि ऐसी स्थिति में भी डॉक्टर सबसे पहले रोगी को मेडिकल हिस्ट्री और महसूस हो रही परेशानियों के बारे में जानकारी को महसूस करते हैं। देखते हैं जो डॉक्टर कोई भी डॉक्टर ये करता है कि इसे पिछली हिस्टोरी पूछते हैं कि आपका पापा कैसे थे, इससे कैसा था, फैमिली कैसा था, उनको कोई बीमारी था कि नहीं, सब पूछते हैं, ठीक है। ये होता है फैमिली हिस्टोरी, ठीक है, पूछते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि खून में लाल रक्त कोशिकाओं के श्वेत रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट की मात्रा को जांचने के लिए CBC कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है, जांच करने के लिए कहा जाता है। ये भी देखा जाता है कि किसी व्यक्ति में इन तीनों की कमी पाई जाती है तो उनमें पेनिया की समस्या हो सकती है। इसके अलावा बीमारी को जानने के लिए बोन मेरो टेस्ट कराने का भी कहा जाता है। ये भी देखा जाता है जैसे कि एप्लास्टिक एनीमिया के लक्षण कई अन्य चिकित्सा स्थितियों जैसे मायोलोडिप्लास्टिक सिंड्रोम और पेरोक्सिमल नॉन ट्रेनल हेमोग्लोबिनूरिया की तरह हो सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर इस बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं कि एप्लास्टिक एनीमिया की स्थिति को जानने के लिए आमतौर पर 2 प्रकार के परीक्षण कराते हैं, जैसे खून की जांच करा सकते हैं या बोन मेरो बायोप्सी करा सकते हैं आपको, ठीक है। खून में जांच कराते हैं तो उसमें क्या देखेंगे, तो खून में जांच कराएंगे तो ये देखेंगे जैसे कि आमतौर पर रक्त में एक नियत मात्रा में लाल रक्त कोशिकाओं, श्वेत रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट मौजूद होता है कि नहीं। एप्लास्टिक एनीमिया में इन तीनों का स्तर कम होता है तो इन खून की जांच से इनकी पुष्टि की जा सकती है। और बोन मेरो बायोप्सी में क्या होता है कि इसमें ही देखा जाता है जैसे कि एप्लास्टिक एनीमिया के निदान के लिए बोन मेरो बायोप्सी भी एक बेहतर तरीका माना जाता है। इसके लिए रोगी के पेल्विस या कूल्हे की हड्डियों से बोन मेरो का सैंपल लिया जाता है। इस सैंपल की माइक्रोस्कोपी जांच होती है जिससे रक्त से संबंधित अन्य बीमारियों का आसानी से पता लगाया जा सके। ये भी देखा जाता है कि प्लास्टिक एनीमिया की स्थिति में समान की तुलना में बोन मेरो कम रक्त कोशिकाएं मौजूद होती है, ठीक है, ये भी देखा जाता है। अब बात करते हैं जैसे कि प्लास्टिक एनीमिया के इलाज। अब प्लास्टिक एनीमिया के इलाज में क्या होता है, जैसे इसमें देखा जाता है ज़्यादा कर ये दिखा है जैसे प्लास्टिक एनीमिया के इलाज के दौरान बहुत सारे बातों पर देखा जाता है कि बोन मेरो रिप्लेसमेंट कराकर या एंटीबायोटिक और एंटीवायरल थेरेपी कराकर भी कर सकते हैं या अन्य उपचार के माध्यम से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखा जाता है जैसे कि इसमें भी देखा जाता है कि प्लास्टिक एनीमिया के इलाज के दौरान 2 बात पर डॉक्टर को विशेष रूप से ध्यान देना होता है। क्या कि पहला रोगी के लक्षणों को ठीक करना, दूसरा उन उपायों को प्रयोग में लाना जिससे बोन मेरो फिर से नई रक्त कोशिकाओं बनाना शुरू कर दे। इसके लिए कई बार प्लास्टिक एनीमिया के रोगियों को खून और प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता होती है। ये भी देखा जाता है कि इस दौरान शरीर किसी प्रकार के संक्रमण का मुकाबला करने के लिए तैयार तो नहीं तो होता है। ऐसे में रोगी एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है इसमें, ठीक है। क्या किया जाता है, जैसे डॉक्टर क्या करते हैं कि डॉक्टर आमतौर पर आवश्यकता अनुसार बोन मेरो ट्रांसप्लांट कराने की भी सलाह देते हैं, जिसमें लंबे समय तक नई कोशिकाओं के बनने में कोई समस्या न आए। इसके लिए सबसे पहले असमान बोन मेरो कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए कीमोथेरेपी की दवाई दी जाती है और असमान बोन मेरो कोशिकाओं कौन फोन किया